हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आप सबने 8th पे कमीशन यानी कि 8वें वेतन आयोग के बारे में बहुत सी बातें, बहुत से आर्टिकल और वीडियोस देखे होंगे, सुने होंगे, है ना। एक प्रश्न आता है बड़ा ही वाजिब सा कि ये वेतन आयोग कैसे काम करता है और क्या काम करता है। आज हम उस पर ही बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा और द हिंदू में आर्टिकल भी आया है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ पे कमीशन। रंगराजन साहब का ये आर्टिकल है, बहुत अच्छे से विस्तार से इन्होंने समझाया है। इसी आर्टिकल को तोड़ के हम और लूसिड वे में समझेंगे कि क्या है वेतन आयोग, ठीक है। चल, अगर हम बात करें वेतन आयोग की, पहले बात कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। आप सबको पता है कि चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो 8वां वेतन आयोग है, जिसपे बहुत सारे फैकल्टीज ने वीडियो भी बनाया हुआ है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल भी आ रहा है, ठीक है। तो जो 8वां पे कमीशन है उसका अध्यक्ष बनाया गया न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को, ठीक है। IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और IAS अधिकारी पंकज जैन सदस्य हैं। ये आयोग 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ठीक है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, अनुमान है, और लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 67 लाख पेंशन भोगियों को ये प्रभावित करेगा। ये तो फैक्ट है जो अमूमन यूपीएससी कम कम पूछता है। फैक्ट पे उसका जो फोकस होता है वो कम होता है, जिस पे फोकस होता है हम उस पे आएंगे, ठीक है। इसके पहले बस बताता चलूं कि ये मेरा टेलीग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। यहाँ पे बातें होंगी यूपीएससी की, ऑप्शनल की, ये PDF भी वहाँ मिलेगा। और हाँ, मैंने लास्ट जो PDF अपलोड किया था वो अपनी पॉलिटी के मैराथन का किया था, बाकी PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कुछ डिले है, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले वेतन आयोग होता क्या है। वेतन आयोग क्या होता है, तो इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है, मैं 8th पे कमीशन की बात कर रहा हूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे ही लागू हो रहा है, ठीक है, कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों जैसे रक्षा कर्मियों सहित की जो वेतन संरचना होती है, उनकी सेवानिवृत्ति जो लाभ हैं और जो अन्य सेवा शर्त हैं, उनकी समीक्षा करता है और नए वेतन आयोग के लिए अपने रिकमेंडेशंस देता है वेतन आयोग, ठीक है। अब क्या है, पृष्ठभूमि क्या रही। जनवरी 1946 में अगर हम बात करें तो पहली बार स्थापित किया गया जो पहला वेतन आयोग था। लगभग हर दशक में एक वेतन आयोग आया है, ठीक है। 1947 में भारत की जो अंतरिम सरकार को अपनी रिपोर्ट इसने सौंपी, इसकी अध्यक्षता जो श्रीनिवास वरदाचार्य हैं उन्होंने की थी। और लगभग हर दशक में आपको देखने को मिलेगा वेतन आयोग, जरूर देखने को मिलेगा। इसके पहले आपको पता है कि 7th पे कमीशन बड़ा ही चर्चित रहा, जिनकी सैलरी बढ़ गई वो बहुत खुश भी थे। जो केंद्रीय कर्मचारी थे खुश थे, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी भी चाह रहे थे। अमूमन बाद में हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कई बार उसको अपना लेती है, ठीक है, वो केंद्र सरकार से उनकी बाकायदा डिस्कशंस के बाद में। बट आगे बढ़ते हैं, जो मेन बात है उस पर आ जाते हैं, ठीक है। बात क्या है कि संदर्भ की शर्तें क्या है, ठीक है। संघ मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित संदर्भ की शर्तें TOR क्या थी, जो आयोग को निम्नलिखित कारकों पर विचार करके निर्देश देनी होती है। जो मैंने बताया ना 18 महीने का समय है, उसमें वो क्या क्या देखेंगे। आर्थिक परिस्थितियां और राजकोषीय विवेक, कि जो राजकोष है वो कितना अलाउ करता है कि कितना पैसा बढ़ाया जाए, कितना नहीं, ठीक है, क्योंकि सरकारी खर्च को भी नियंत्रित करना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो विकासात्मक व्यय के लिए संसाधन, सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित हो रही है या नहीं हो रही है, इस पे भी ध्यान देगा जो 7th पे कमीशन है, ठीक है। और बात कर लेते हैं गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की लागत जो है, पेंशन पे जो बढ़ता खर्च है उस पर भी ध्यान रहेगा इसका, क्योंकि इस पे भी एक समीक्षा करके एक रिपोर्ट देनी होगी सरकार को, 8th पे कमीशन को, ठीक है। और राज्य सरकारों पे प्रभाव, चूंकि राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती है, जो मैंने बताया बाद में कंसल्ट करके अपना लेती हैं, तो उनका बजट कितना अलाउ करेगा कल को अगर वो अपना रही हो, तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और क्या है, निजी क्षेत्र के साथ तुलना क्या कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वेतन संरचना का विश्लेषण भी किया जाएगा, थोड़ा सा विश्लेषण हम भी करेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए आ जाते हैं मूल बात पे कि पेंशन का बोझ क्या हो जाता है। ये इसलिए मैंने इसको इसलिए जोड़ दिया क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि आ जाना चाहिए, नहीं आ जाना चाहिए। अब इस डेटा को देखिए, 2.76 लाख करोड़ जो अनुमानित है 2025-26 के लिए पेंशन बिल, और अगर आप केंद्र सरकार के कुल राजस्व व्यय की बात करें तो 39.44 लाख, यानी कि अगर आप एक बार की देखें तो लगभग 5% के आसपास का चीज है जो अकेला सिर्फ इस पे व्यय हो जाता है पेंशन पे, और ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में पेंशन और इस प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं उनको
उनका उपभोग करने वाले लोग बहुत सारे हैं और सरकारें निश्चित तौर पे इस प्रकार की स्कीम्स लाती हैं, योजनाएं लाती हैं, पर सरकारों को साथ में अपने खर्चों को भी देखना होगा कि निबह गुजर बसर हो पाएगा कि नहीं, वरना ऐसा ना हो कि इन सब के कारण सरकार आर्थिक रूप से एक डाउनफॉल की तरफ चली जाए। चलिए आ जाते हैं मेन बिंदु पे, 8वें वेतन आयोग के अपेक्षित परिवर्तन क्या है। तो देख लीजिए स्तर 1 जो सबसे पहला न्यूनतम जो स्तर है, ठीक है, वो क्या है, वर्तमान में 18,000 रुपए है, ठीक है, जो पहला ग्रेड पे 1800 का उसकी बात हो रही है। अनुमानित जो नया उनकी तनख्वाह हो जाएगी 34,560 हो जाएगी, लगभग 92% की वृद्धि होगी, है ना। अगर हम बात करें स्तर 18 यानी कि कैबिनेट सचिव की अगर बात करें तो क्या है, 2.5 लाख की उनकी सैलरी है इनिशियल लेवल पे, है ना, जो अनुमानित है कि लगभग 4.8 लाख रुपए तक हो जाएगी, तो अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी, है ना। चलिए वृद्धि लगभग 92% की इनकी भी हो रही है, ठीक है। पेंशन में वृद्धि, हालांकि मैं आपको बताऊं ये जो चीजें हैं ना, ये फ्लक्चुएटिंग है, मतलब हो सकता है डीए को हटा दिया जाए तो ये वृद्धि कम हो जाए, और मैक्सिमम ये संभावना है कि डीए को हटा भी सकते हैं, ये बात आप समझे रहिएगा, क्योंकि डीए पे बात अभी मैं करूंगा, ठीक है। न्यूनतम पेंशन 17,280 हो सकती है, ठीक है। औसतन 20 से 30% पेंशन वृद्धि की उम्मीद है, तो वे सभी लोग आपके घर में जो पेंशन पाते हैं उन सबको खुशी होना चाहिए, खुशी होगी कि 20 से 30% उनकी जो पेंशन है वो बढ़ जाएगी। इतने तो इंक्रीमेंट नहीं होते आजकल जितनी पेंशन बढ़ जा रही है। संयुक्त पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के तहत पेंशन की गणना अद्यतन वेतन पैमाने के आधार पर होगी, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना। अन्य जो लाभ है वो क्या है, उनको भी एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट, उनको भी एक बार हम लोग इधर देख लेते हैं। अन्य लाभ क्या है, 8वें वेतन आयोग अन्य लंबे समय से लंबित मांगों को भी संबोधित करेगा, जिसमें बढ़ा हुआ गृह किराया जो एचआरए होता है ना, जो क्या कहते हैं घर का आप खर्चा देते हो, रेंट पे रहते हो, ठीक है, वो जो है उसको बहुत लंबे समय से एक्नॉलेज नहीं किया गया था, उसको भी एक्नॉलेज कर लिया जाएगा, ऐसा मानना है। चलिए बात करते हैं कुछ और की, कुछ प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां क्या है। तो देखो इसके पहले यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं जो शायद मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा, ठीक है, हम उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे इसमें एक टर्म है जिसको हम कहते हैं फिटमेंट फैक्टर, ठीक है, क्या कहते हैं, फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। जो 7th पे कमीशन था उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, ठीक है, 2.57 था, ठीक है। तो लगभग है जो पुराने वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए इस फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं ऐसे समझा दूं कि जैसे अभी की बात अगर हम करें तो 2.28 से लेकर लगभग 2.86 के बीच हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। उदाहरण के लिए समझा दूं, मैं उसी उदाहरण की बात कर रहा हूं जो रंगराजन साहब ने दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर किसी की तनख्वाह 1800 है, 18,000 है, माफ करिए, और उनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या है, 1.92 है, 1.92 है, तो उनकी तनख्वाह क्या हो जाएगी, आप इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगी, लगभग 34,000 कितनी 560, 34,560 हो जाएगी, तो ये फिटमेंट फैक्टर है। इसके अलावा मैंने डीए की बात की थी, महंगाई भत्ते, डियरनेस अलाउंस की बात की थी, तो जो महंगाई के कारण जो आपके क्रय शक्ति में कमी आई है उसके रिलेटिव आपको कॉम्पनसेट किया जाता है, उसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं, डीए कहते हैं। इसके अलावा एक और टर्म है, मैं उसको भी समझा देता हूं लगे हाथ, क्योंकि आप चूंकि इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ और चीजें मिल जाए। जैसे एक टर्म है जिसको हम कहते हैं क्या, कॉम्प्रेशन रेशियो, ठीक है। अमूमन तो उसको सीआर कहते हैं, पर उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कि सबसे कम वेतन वाले और सबसे ज्यादा वेतन वाले जो लोग होते हैं उनके बीच का अनुपात, ठीक है। 7वें वेतन आयोग में 1:12.5 था, 1:12.5 था। इसका मतलब जो सबसे कम स्तर पे था उनकी सैलरी जो थी, जो सबसे ज्यादा स्तर पे थे वो उनके 12.5 गुने ज्यादा सैलरी पा रहे थे। तो ये कंप्रेशन फैक्टर है। लेट अस सी इसमें क्या डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा एक टर्म आप लगातार सुनते होंगे, जीपी यानी कि ग्रेड पे। वर्तमान अगर केंद्रीय स्तर की बात की जाए तो 1800 जो है वो लोएस्ट ग्रेड पे है, ठीक है। तो जब मैं उसकी बात कर रहा था तो मैं इन्हीं सब पे चर्चा करना चाह रहा। चलिए आगे आ जाते हैं, अपने बिंदु पे आ जाते हैं। अच्छा, प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां क्या है, कई स्तर पे बात करेंगे। सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र की वेतन असमानता क्या, प्रवेश स्तर पे तो आप देखेंगे कि जो सैलरी मिल रही है सार्वजनिक स्तर पे वो बहुत कम होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सरकारी नौकरियों में निजी की तुलना में अधिक वेतन है, लेकिन जब आप बड़े स्तर पे देखेंगे तो शायद जो जैसे मेरे सचिव के स्तर पे बताया उनको 2.5 लाख के आसपास मिल रही है। अगर उस स्तर के अधिकारी को किसी कंपनी में देखें तो 4 लाख 5 लाख 6 लाख पा रहे हैं। तो इसकी बात यहाँ पे मैंने की हुई है, ठीक है। निजी क्षेत्र में कहीं अधिक है उच्च पद और विशेषज्ञों की भूमिका है, तो शायद इस पे भी विचार
विचार करके देगा जो 8th पे कमीशन है, ठीक है, ठीक है ना। IAS IPS अधिकारियों वर्ष निजी कंपनियों के CEO की अगर बात कर ली जाए, जो बड़े सचिव स्तर पे हैं, उनको कंपेरिजन तो कर ही सकते हैं ना भाई, बहुत हाई सैलरी है। मतलब मैं 5-6 लाख भी कम बता रहा हूँ, लोग 10 लाख 20 लाख 25 लाख महीने का पाते हैं, तो बहुत डिस्पैरिटी है। यहाँ पे सही है इनिशियल लेवल पे, बट हाई लेवल पे कंपैरेटिवली बहुत कम है, ठीक है। चलो और क्या है, अगर हम प्रमुख चुनौती, तो अमूर्त लाभ की बहुत सारी बात होती है। जैसे जो फायदे क्या है, वर्तमान में उपलब्ध फायदे क्या है, नौकरी की सुरक्षा है, पेंशन का लाभ है, चिकित्सकीय सुविधाएं, हालांकि पेंशन अब अलग प्रकार की UPS जो नई पेंशन आ गई उसकी बात हो रही, न्यू पेंशन स्कीम है, ठीक है। आवास सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, हालांकि रेंट कम, मतलब रेंट देना पड़ता है पर कम रहता है, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी की प्रतिष्ठा आप सबको पता है ना। TOR जो टर्म ऑफ रेफरेंस की बात है, उसमें क्या है, सीखने और विकास के अवसर की बात ही नहीं की गई कि क्या कर्मचारियों को सीखने और उनके विकास की बात की जाएगी, उनकी बात ही नहीं की गई, ठीक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे कराया जाएगा, उसकी बात ही नहीं की गई, ठीक है। लचीली कार्य व्यवस्था है, उसकी बात ही नहीं की गई, है ना। और कार्य वातावरण में सुधार होगा कि नहीं, इसकी बात ही नहीं की गई है। तो ये भी प्रमुख मुद्दे और चुनौतियों में शामिल है, नहीं बात की जाती है सबकी, ठीक है। स्वास्थ्य संवर्धन में स्वास्थ्य को बेहतर किया जाएगा, नहीं बात की गई इसकी, ठीक है। चलिए, महत्व क्या है, ये अमूर्त लाभ, ये जो है अमूर्त लाभ है, ये युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने में बहुत योगदान है। आप देख लो, इनकी कोई बात ही नहीं, युवाओं को क्यों बात करनी कि हमारा प्रशिक्षण कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है, हमको इज्जत मिल रही है, आवास मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, जायदाद मिल रही है, शोहरत मिल रही है, और माँ भी उनके पास में है ना। तो ये सारी चीजें, खैर बात क्या है, और चुनौतियां क्या है, राजकोषीय बोझ क्या है, 2025-26 में 2.76 लाख करोड़ मैंने बताया इसको, कुल राजस्व व्यय का लगभग 7%, ये मैं टोटल के हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक है। गैर अंशदायी योजनाओं का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है किसका, इसका, जो ये बता रहा हूं, जो इस प्रकार के पे कमीशन आते हैं। संतुलन की व्यवस्था क्या, कर्मचारी कल्याण पे फोकस कीजिए, राजकोषीय विवेक की, कितना राजकोष आपका अलाउ करता है उस पे फोकस कीजिए, विकासात्मक खर्चों के लिए संसाधन जुटाइए, है ना, और सामाजिक कल्याण योजनाओं पे भी कहीं ना कहीं आप क्या करिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, आयोग की संरचना पे सवाल भी थोड़ा इस पर भी बात कर ले, क्योंकि ये एंगल पॉलिटिकली बहुत चर्चा में रहा, हमको इस पर बात करनी जरूरी है। वर्तमान संरचना क्या है, न्यायपालिका से अध्यक्ष हैं, अकादमिक जगत से सदस्य हैं, नौकरशाही से सदस्य हैं। आपने देखा था कि जज साहब थे, उधर क्या कहते हैं IIM के जो प्रोफेसर साहब थे, और एक IAS अधिकारी थे, ठीक है। सुझाव क्या कहा गया कि वित्त पेशेवरों को शामिल किया जाए, जिनका वित्त में कुछ योगदान इकोनॉमिक्स में, उनको इस्तेमाल किया जाए। मानव संसाधन विशेषज्ञों को भी जोड़ा जाए, जो ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर समझते हैं और कैसे उसको यूज किया जाए उस पर काम करते हैं, ठीक है। और विविध मतों के लिए व्यापक आधार बनाया जाए ताकि और बेहतर काम हो सके इस क्षेत्र में। और क्या है, तर्क क्या दिए गए कि आर्थिक परिस्थितियों, कल्याण योजनाओं के प्रभाव और पेंशन लागत का सही आकलन के लिए विविध विशेषज्ञों की आवश्यकता है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, वैश्विक तुलना अगर की जाए तो सामान्य धारणा बनाम आम धारणा मैंने इसलिए बना लिया क्योंकि आम धारणा क्या है कि भारत में बहुत अधिक सरकारी कर्मचारी हैं, अत्यधिक वेतन बिल है उनका, ठीक है, बहुत कम उत्पादकता है, ठीक है। लेकिन तथ्य क्या है, दस्तावेज के अनुसार जब बड़े लोकतंत्रों के साथ तुलना की जाती है तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र, रोजगार और वेतन लगभग सभी मापदंडों में कम है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। महत्व क्या है, नीति निर्माण में तथ्य आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, इस पर फोकस करना है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने इसलिए जोड़ दी कि आप कंपेयर करें तो आपको पता चले कि चीजें कैसे अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। हम निष्कर्ष पे आ जाते हैं क्योंकि वो जरूरी है इस समय, ठीक है। अब क्या है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र है जो लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के जीवन को प्रभावित करेगा। पैसा बढ़ेगा, पैसा ही पैसा होगा, जरूरी है, सही है, लेकिन कुछ तत्व और हैं, और व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है। समग्र कार्य वातावरण का ध्यान दिया जाना, अमूर्त लाभों का समावेश किया जाए, दीर्घकालिक करियर में कैसे और बेहतर किया जाए इसका ध्यान दिया जाए। राजकोषीय जिम्मेदारी भी है कि आपको देश भी चलाना है, गुरु, सिर्फ पैसा नहीं बांटना है, ठीक है। वेतन संरचना, पेंशन सुधार और विकासात्मक खर्च के लिए संसाधन संरक्षण पे समग्र रूप से सोचना होगा। और समावेशी संरचना क्या कि विविध विशेषज्ञों की राय लीजिए, जो मैंने बताया, जो इकोनॉमिक्स के स्पेशल लोग हैं उनको, मानव संसाधन वाले लोग हैं उनको इंक्लूड करो तो और बेहतर हो जाएगा, और परामर्श को और बेहतर कर लेंगे तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी। इतना बताता चलूं कि स्टडी IQ में हमने जो प्रतिज्ञा ली थी कि आपको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे अद्भुत कोर्स के द्वारा, तो उसके लिए एक लर्नर्स डे सेल शुरू है जो आज से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो अधिकतम डिस्काउंट पा सकते हैं अद्भुत कोर्सों में, जो सभी भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। 2027, 28, इवन SIP सब में डिस्काउंट मिलेगा। इवन मैं ऑप्शनल की बात करूं तो ऑप्शनल, हिंदी साहित्य ऑप्शनल में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अधिकतम। सेल 15 तक रहेगी, 15 से पहले आपको जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। UPSC से रिलेटेड सभी बातें, डिस्कशंस होंगे अपने इन पेजेस पे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए बैच में। थैंक यू सो वेरी मच यहां तक वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।